हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है बैंकिंग। नवंबर में होने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट वेटेज वाला चैप्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम थोड़ा सा पढ़ाने के स्टाइल को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चैप्टर के बारे में। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ बैंकिंग। बैंकिंग का बेसिकली फंडा क्या है? बैंक का मतलब है कि जहाँ पर एक आदमी जाता है, पैसे जमा कराता है, लोन की ज़रूरत होती है तो हम वहाँ से लोन भी ले सकते हैं। तो ये है हमारे लिए एक बैंक। लेकिन बैंक हमारे पास बेसिकली दो तरीके से होते हैं। एक है हमारा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक वो चीज़ जो एपेक्स बैंक है, जो आपके फादर है सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम का, और सबसे बड़ी चीज़ वो सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो लिखता है इट इज़ एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग सिस्टम एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। तो आपकी बैंकिंग को, मॉनेटरी स्ट्रक्चर को सारा का सारा कंट्रोल करता है, दैट इज़ आपका सेंट्रल बैंक। और हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या हम इसे आरबीआई भी कह सकते हैं। तो बेसिकली जो भी हमारे मार्केट में पैसा फ्लो करता है वो सारा का सारा डिसीजन कौन लेता है? कितना पैसा फ्लो करेगा, कितना आएगा, कितना जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर डिसीजन आरबीआई लेता है। दूसरा बैंकिंग की टाइप हमारे पास जो है दैट इज़ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक बेसिकली जो हम सारे के सारे बैंकिंग्स में डील करते हैं, ये है आपका कमर्शियल बैंक्स। जो भी हम आम जाके अपने खाता खुलवाते हैं, जो भी बैंक्स कस्टमर से डील करते हैं, वो सारे के सारे आपके कमर्शियल बैंक हैं। जैसे आपका पीएनबी हो गया, कैनरा बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। अगर प्राइवेट बैंक्स की हम बात करें तो आईसीआईसीआई हो गया। ये सारे के सारे आपके जो बैंक्स हैं ये कौन से हैं? ये आपके कमर्शियल बैंक है। तो कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन क्या कहती है? कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, ये एक संस्था है विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग चेकेबल डिपॉजिट। चेकेबल डिपॉजिट का मतलब मैं जब भी चाहूँ जो पैसे जमा करा रहा हूँ बैंक में, चेक काट सकता हूँ और अपने पैसे विड्रॉ कर सकता हूँ। प्रोवाइडिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि आपसे ही पैसा लेता है और आप ही लोगों को वो लोन दे देता है। लेकिन आपसे वो सपोज करो 6% ब्याज पर पैसा ले रहा है, यानी सेविंग्स के ऊपर आपको 6% इंटरेस्ट दे रहा है, और आने वाले लोगों को या जो लोन लेने आ रहे हैं उन्हें 9% पर वो पैसा आगे दे रहा है। तो ये जो बीच का डिफरेंस है, इसी को वो प्रॉफिट कमाने के लिए यूज़ करता है। एंड इन्हीं के पास क्रिएट मनी पावर क्रिएट करना, क्रेडिट क्रिएट करने की पावर भी कमर्शियल बैंक्स के पास है। दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एंगल से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सारे के सारे बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, लेकिन सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स नहीं है। ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट बैंक, क्योंकि बैंक आपसे पैसे एक्सेप्ट करता है, चेकेबल डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और आपको लोन देता है। बैंक के मेन दो फंक्शंस यही हैं, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपसे लोन एक्सेप्ट करें। वो आपको लोन दे सकते हैं, वो पैसा कहीं से भी उठा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है लोग वहाँ पर जाकर पैसा जमा कराएं। तो इसलिए सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक नहीं होते, या सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो बैंकिंग के फंक्शंस फॉलो नहीं करते। इसके बाद हम आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक। अगर हम बात करें तो हमारा जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या क्या फंक्शन फॉलो करता है इसके अंदर हम देखते हैं। तो सबसे पहले वो फंक्शन फॉलो करता है करेंसी इशू करने का काम, नोट छापने का काम बैंक ऑफ इशू भी इसे हम कह सकते हैं, करेंसी अथॉरिटी इसके पास है। तो करेंसी, सेंट्रल बैंक हैज़ द सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी इन द कंट्री। सेंट्रल बैंक के पास ही हमारे देश की सारी करेंसी छापने की पावर है। यानी जो हमारे नोट बंद हो गए थे और 2000 के नए नोट जो छपे थे, 500 के नए नोट जो छपे थे, वो किसने छापे? वो छापे आपके सेंट्रल बैंक ने। In India, RBI has the sole right of issuing paper currency note except 1 rupee note and coins are issued by Ministry of Finance. सिर्फ 1 रुपये के नोट और कॉइन्स जो होते हैं जिसके ऊपर गवर्नर के साइन नहीं होते, वो सारे के सारे आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापता है। बाकी सारी की सारी पेपर करेंसी आपकी जो है वो कौन छापता है? वो आपका छापता है सेंट्रल बैंक। विड्रॉल एंड पुटिंग करेंसी इनटू सर्कुलेशन, अगर कोई पैसे बंद करने हैं, मार्केट से निकालने हैं, तो वो भी आरबीआई करेगा। उसके बाद आरबीआई की सारी जिम्मेदारी है करेंसी को बदलना, नई करेंसी लाना, ये सारे के सारी जिम्मेदारी आरबीआई की है। ऑल द करेंसी इशूड बाय आरबीआई इज ए मॉनेटरी लायबिलिटी।
यानी कि जितने भी नोट आपका आरबीआई छाप रहा है वो आरबीआई की लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि जो पैसा हमारे पास है तो वो कागज़ का टुकड़ा, लेकिन उसके ऊपर आरबीआई ने लिख रखा है आई प्रॉमिस टू पे। आई प्रॉमिस टू पे। प्रॉमिस टू पे का मतलब क्या हुआ कि वो वादा कर रहा है कि जिसके पास भी ये नोट होगा मैं उसको इतने पैसे दूंगा। तो ये आरबीआई की लायबिलिटी जैसा है। तो लिखता है कि सेंट्रल बैंक इज ओब्लाइज्ड टू बैक करेंसी विद एसेट्स विच कंसिस्ट ऑफ गोल्ड, कॉइन्स, फॉरेन सिक्योरिटीज एक्सेट्रा ऑफ इक्वल वैल्यू। यानी जितना पैसा हमने छाप कर दे रखा है लोगों को उतना ही वैल्यू की चीज़ें हम सिक्योरिटीज़ अपने पास रखते हैं। एडवांटेजेस क्या है इस फंक्शन के? सबसे पहले इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी। इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन द नोट सर्कुलेशन। करेंसी को सर्कुलेट करने में ये कह सकते हो यूनिफॉर्मिटी लाता है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्मिटी का मतलब सिंपल सा है कि भाई एक ही बंदे के पास सारी पावर है, तो कन्फ्यूज़न नहीं है कि कौन कितने पैसे छापेगा या कितनी इशू करेगा। तो ये अपने आप ही एक एपेक्स बैंक है, अपने आप मार्केट की कंडीशन या सिनेरियो को देखते हुए ही ये नोट्स छाप देता है। इट गिव सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई। सारी की सारी पावर इनके पास है, तो मनी सप्लाई भी यही सर्कुलेट करते हैं। इन्फ्लेशन के टाइम पे मनी सप्लाई को कम कर देते हैं, डिफ्लेशन के टाइम पर मनी सप्लाई को बढ़ा देते हैं। एंश्योर पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम। और यही आरबीआई बैंक है जिसकी वजह से करेंसी सिस्टम में लोगों का भरोसा बढ़ा है। क्योंकि अगर कोई बैंक फेल हो भी जाए, सेंट्रल बैंक, पीएनबी, एसबीआई जैसे बैंक फेल हो भी जाए, कोई टेंशन नहीं। सारी की सारी जिम्मेदारी किसने उठा रखी है? सारी की सारी जिम्मेदारी उठा रखी है आपकी किसने? आरबीआई ने। It enables the government to have supervision and control with respect to issue of notes। तो कहता है कि गवर्नमेंट को सुपरविजन के नज़र रखता है, कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक को कि इशू कितने करने हैं नोट्स, ये सारी चीज़ें भी सेंट्रल बैंक चेकआउट करता है। इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी। यानी कि वो कहता है हमारे देश में भी करेंसी की वैल्यू को संभाल कर रखता है, बचा कर रखता है, उसे गिरने नहीं देता, उसे ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। ऐसी फॉरेन करेंसी या फॉरेन कंट्रीज़ के मुकाबले भी हमारी करेंसी की वैल्यू को कंट्रोल कर रखता है। इसके बाद आ जाता है हमारा सेकेंड फंक्शन, आरबीआई एक्ट एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब है आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के लिए भी काम करती है। आरबीआई एक्ट एज ए बैंकर, एजेंट और एडवाइज़र। यानी कि एडवाइज़र यानी बैंकर का काम करती है, लेन देन का काम करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ पर अगर किसी को पेमेंट देनी हो तो वो भी दे देती है, और एडवाइज़र यानी राय देने का काम भी करती है। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर हम एज ए बैंकर की बात करें तो इट कैरीज आउट ऑल बैंकिंग फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी बैंकिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट के सारे जो भी खर्चे हैं, जो भी पैसा आएगा, जो भी पैसा जाएगा, वो आरबीआई के थ्रू रोटेट होकर जाएगा। तो गवर्नमेंट मेंटेन इट्स कैश बैलेंस इन करंट अकाउंट विद आरबीआई। तो गवर्नमेंट हमेशा अपना सारा का सारा खर्चा, सारा का सारा पैसा कहाँ मेंटेन करता है? आरबीआई के साथ। RBI accept receipt and make payments on behalf of government and carries out banking operation of the गवर्नमेंट। तो आरबीआई हमेशा सारे के सारे बैंकिंग ऑपरेशन, लेन देन का कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आया, कहाँ से गया, सारा का सारा जो भी खाता मेंटेन करता है वो आरबीआई करता है। द सेंट्रल बैंक ऑल्सो प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म क्रेडिट दे देता है। जब भी गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट के पास पैसा कम पड़ता है, तो आरबीआई उन्हें पैसा दे देता है, सो दैट गवर्नमेंट कैन मीट एनी शॉर्टफॉल्स इन द रिसिप्ट ओवर डिसबर्समेंट। यानी अगर उनके पास पैसा कम आता है, उन्हें 2-4 महीने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो आरबीआई उसकी मदद कर देता है। द गवर्नमेंट कैरीज ऑन शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बाई साइलिंग एडहोज ट्रेजरी बिल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल बैंक तो लिखता है कि गवर्नमेंट लोन कैसे लेती है? बिना किसी गारंटी के नहीं लेती। हम लोन देते हैं, आरबीआई देती है लोन, लेकिन उनसे गवर्नमेंट से ट्रेजरी बिल या कोई भी ऐसी सिक्योरिटी उनसे रखवा लेती है ताकि वो गवर्नमेंट उनसे वापस ले और बाकी पैसों को उतार सके। अगर मैं एजेंट की बात करूं तो एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक, तो वो कहता है एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेप्ट को मैनेज करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई के ऊपर है। यानी गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई को एजेंट की तरह यूज़ करती है। दिस मीन्स सेंट्रल बैंक हैज़ टू मैनेज ऑल द न्यू इशू ऑफ द गवर्नमेंट लोन। अगर गवर्नमेंट कहीं से पैसा उठाने के लिए शेयर्स, डिबेंचर्स, आपका कोई भी ट्रेजरी बिल्स वगैरह इशू करती है, तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? आपकी आरबीआई की।
इसके बाद तीसरा फंक्शन आपके पास आ जाता है एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र। फाइनेंशियल एडवाइज़र की बात करें तो ये गवर्नमेंट को एडवाइस करती है, गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन और मॉनेटरी मैटर्स के बारे में जानकारी देती रहती है और गवर्नमेंट को ये बताती रहती है भाई इन्फ्लेशन आने वाला है या डिफ्लेशन, गवर्नमेंट अपने हिसाब से ही उन सारी की सारी मैटर्स में फिर डिसीजन ले पाती है। तीसरा फंक्शन आपका आ जाता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र। बैंकर्स बैंक का मतलब है बैंकों का बैंक है, यानी फादर बैंक है सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स का। सुपरवाइज़र है यानी कि वो नज़र रखने का काम करता है। तो सबसे पहले कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, सारा का सारा देश का कैश रिजर्व किसके पास है? कमर्शियल बैंक को अपना कुछ हिस्सा कैश का किसके पास रखवाना होता है? रिजर्व बैंक में। तो लिखता है कमर्शियल बैंक रिक्वायर्ड टू कीप परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक। इन दिस वे सेंट्रल बैंक एक्ट एज द कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ द commercial bank. The sole aim of these reserve is to enable central bank to provide financial assistance to commercial bank in the time of emergency. So simple सा लॉजिक वो कहता है कि यहाँ पर हमेशा सारा का सारा कमर्शियल बैंक को पैसा अपने हिस्से का कुछ से, मैंने कहा कि CRR इसकी बात कर रहा है, कैश रिजर्व रेशो की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर ये कैश रिजर्व रेशो 10% हो तो अगर एक बैंक के पास 10,000 रुपये जमा होते हैं तो उसमें से 10,000 में से 10% यानी 1,000 रुपये मुझे सिक्योरिटी के तौर पर कहाँ रखवाने पड़ेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। और यही पैसों से RBI ज़रूरत के टाइम पर इन कमर्शियल बैंक्स की मदद करता है। सेंट्रल बैंक इज़ द लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब जब कमर्शियल बैंक के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, कमर्शियल बैंक को कोई लोन देने को तैयार नहीं होता, कमर्शियल बैंक जब डूबने वाला होता है, तब RBI जो है वो एक चिराग या एक किरण की तरह उसके सामने आता है आखिरी रास्ता बनकर, और वो उनको लोन देकर मदद करता है। तो व्हेन कमर्शियल बैंक फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज, कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा होता, द अप्रोच सेंट्रल बैंक टू गिव लोन एंड एडवांसेज एज द लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो यहाँ पर लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। द सेंट्रल बैंक हेल्प्स देम थ्रू डिस्काउंटिंग अप्रूव्ड सिक्योरिटी एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पर आपकी जो RBI है वो मदद कर देती है बैंक की और सिक्योरिटीज़ के रूप में उनकी कुछ बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह रखवा लेती है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब चेक को क्लियर करने का काम भी करता है। कमर्शियल बैंक हैज़ देयर अकाउंट विद देयर सेंट्रल बैंक। हर एक कमर्शियल बैंक का अकाउंट सेंट्रल बैंक में है। देयरफॉर सेंट्रल बैंक कैन इजीली सेटल क्लेम्स ऑफ द वेरियस बैंक्स अगेंस्ट ईच अदर। तो आसानी से वो क्या करेगा कि एक अकाउंट से पैसे निकालेगा और दूसरे में डाल देगा बाय मेकिंग डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन देयर अकाउंट। और वो डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को रूप देगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का काम भी करता है। सुपरवाइजर का मतलब नज़र रखता है। इट सुपरवाइज रेगुलेट कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कमर्शियल बैंक। अगर ये कमर्शियल बैंक जो हैं इनको खुला छोड़ दें, अगर इनके ऊपर नज़र रखने वाला कोई ना हो तो ये अपनी मनमर्जी करेंगे तो लोगों को नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट और RBI क्या करती है? इनके ऊपर नज़र रखती है। द रेगुलेशन ऑफ बैंक्स में बी रिलेटेड टू देयर लाइसेंसिंग। तो रेगुलेट कैसे करेंगे? बैंकों को लाइसेंस लेना ज़रूरी है और लाइसेंस अप्रूव कौन करेगा? RBI। ब्रांच एक्सपेंशन करनी है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको किसी बैंक के साथ मर्जर करना है तब भी आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? RBI से। तो यही सारे के सारे फंक्शंस RBI को एक सुपरवाइज़र बनाती है जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फोर्थ फंक्शन कहता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी हमारे देश में जितनी भी फॉरेन करेंसी है उसकी सारी की सारी कस्टडी कहाँ पर है? सारी की सारी कस्टडी आपकी सेंट्रल बैंक के पास है। तो लिखता है द सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज स्टॉक गोल्ड रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो हमारे देश का सारा सोना और हमारे देश की जो भी फॉरेन विदेशी मुद्रा है वो सारा का सारा कहाँ पर है स्टोर? आपका RBI में। तो दिस फंक्शन एनेबल्स द सेंट्रल बैंक टू एक्सरसाइज अ रीजनेबल कंट्रोल ऑन फॉरेन एक्सचेंज। तो इसी की मदद से आप फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर भी कंट्रोल रख सकते हो, डॉलर के प्राइस के भी कंट्रोल रख सकते हो, डॉलर और इंडिया के एक्सचेंज रेट को भी कंट्रोल रख सकते हो। एज फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन मस्ट बी रूटेड थ्रू RBI। सारी की सारी ट्रांजैक्शन यानी अगर हमारे देश में विदेशी मुद्रा आनी है तो RBI के थ्रू आएगी। अगर हमें किसी दूसरे देश की पेमेंट करनी है, डॉलर्स वगैरह जाने हैं, तो वो भी आपके RBI की मदद से ही जाएंगे। ऑल द बैंक स्टेबलाइज देयर वैल्यू ऑफ करेंसी एंड परसुइंग कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी टुवर्ड्स द सिचुएशन ऑफ द कंट्री। तो कहता है कि सारी की सारा एम क्या है इस पॉलिसी का? स्टेबलाइजेशन का। वो कहता है कि ना तो ज़्यादा इन्फ्लेशन आए, ना तो ज़्यादा डिफ्लेशन आए, ना तो डॉलर के प्राइस ज़्यादा महंगे हो, ना तो सस्ते हो। यही इसका एक एम है।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है पांचवा फंक्शन। पांचवा फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो कहता है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, देश में कितना पैसा किस टाइम पर फ्लो करेगा ये आपका कौन देखता है, आरबीआई। तो लिखता है सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द मनी सप्लाई एंड विद द वेरियस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट दो तरह के हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आपके वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं पूरी इकोनॉमी में, और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो फोकस करते हैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे। तो हम इसे आगे डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हमें समझने वाली बात क्या है कि हमारे पास दो तरह के इंस्ट्रूमेंट है, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में अगर चेंज आएगा तो पूरे देश में चेंज आएगा, और अगर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे तो वो क्वालिटेटिव सिर्फ किसी पर्टिकुलर सेक्टर के होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सपोज करो शूज़ इंडस्ट्री के ऊपर कोई लिमिट लगा दी कोई कि भाई आप इससे ज़्यादा लोन नहीं ले सकते, तो ये सिर्फ शू इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा। तो बेसिकली ये आपका क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हो गया। लेकिन अगर मैंने सपोज करो CRR कैश रिजर्व रेशो कम कर दी, पहले सपोज करो 10% थी और मैंने वो 5% कर दी, तो पूरे देश में इसका फ़र्क देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा, पूरे देश में इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो ये हम सारी की सारी डिटेल पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आगे। तो हमारे इंस्ट्रूमेंट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, लाइफ टाइम आपको ये चीज़ काम आएगी। जितनी बार भी आप बैंक्स के पेपर वगैरह देने जाओगे, इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे, तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक ही आपका ये है। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आ जाता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब है जैसे कमर्शियल बैंक, हमने कहा ना कि सेंट्रल बैंक आपके कमर्शियल बैंक को लोन देता रहता है, तो लिखता है बैंक रेट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बैंक रेट हमेशा बेसिकली ब्याज दर है। ब्याज दर कौन सी ब्याज दर है, एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। तो आरबीआई जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक को लोन देती है दैट इज़ बैंक रेट। इट इज़ रिलेटेड टू द इंस्टेंट इमीडिएट लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो वो कहते हैं कि ये आपकी इमीडिएट लोन रिक्वायरमेंट है। इमीडिएट लोन का मतलब आज ही मेरे पास कैश ख़त्म हो गया, फटाफट मैंने कैश ले लिया। तो लिखता है राइज इन बैंक रेट। अगर रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, राइज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिमांड फॉर क्रेडिट फॉल हो जाएगी। तो सिंपल सा लॉजिक कहता है कि अगर आरबीआई सपोज करो इसको 10% था और अगर आरबीआई इसको बढ़ाकर 15% करता है तो क्या होगा, तो कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलेगा। लोन महंगा मिलेगा तो वो आगे भी लोन महंगा देंगे, आगे लोन महंगा देंगे तो जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेने आएंगे उन्हें वो लोन महंगा पड़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी तो लोग लोन लेना कम कर देंगे। लोन लेना कम कर देंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और इससे हम क्या चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, महंगाई को। दूसरा हमारा मेन डॉक्यूमेंट आ जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट से मतलब क्या है, देखो मार्केट से मुझे याद रखना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बाय या सेल हो रहा होगा। बाय या सेल का मतलब यहाँ पर या तो मैं कोई ना कोई चीज़ खरीद रहा हूँगा या यहाँ पर मैं कोई ना कोई चीज़ बेच रहा हूँगा। तो अगर हम खरीदने की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट डील करती है, आरबीआई डील करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। तो लिखता है ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज़। अब ध्यान देने वाली बात क्या है वो समझो। सपोज़ करो हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर दो तरह के लोग हैं। कौन कौन से, एक तो है हमारे पास गवर्नमेंट, या हम इसको यहाँ पर आरबीआई भी मान लेते हैं क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम कर रही है, और दूसरा है हमारे पास पब्लिक, आम जनता। तो वो लॉजिक क्या लिखता है कि अगर आरबीआई आपको कोई चीज़ सेल करेगी, आरबीआई आपको कोई चीज़ सेल करेगी तो आम जनता उसे खरीदेगी। तो आम जनता जैसे ही उसे खरीदेगी तो जो आम जनता के पास पैसा होगा वो यहाँ से निकल कर आपके कहाँ चला जाएगा, आरबीआई के पास। आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास पैसा कम बचेगा। पैसा कम बचने का मतलब आपकी परचेजिंग पावर जो है, आपकी परचेजिंग पावर जो है वो क्या हो जाएगी, जब पैसा कम तो परचेजिंग पावर भी कम, और परचेजिंग पावर कम तो क्या होगा, आप सामान ज़्यादा नहीं खरीद पाओगे और इन्फ्लेशन ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर भी देखिए यही बात लिखता है, बाय सेलिंग द सिक्योरिटी, जैसे कि मैंने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इन द ओपन मार्केट आरबीआई सोक्स द लिक्विडिटी। सोक्स का मतलब सौंख लेगी,
चूस लेगी मार्केट से इकोनॉमी को। जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो सारा का सारा यहाँ इकोनॉमी से निकलेगा, आम जनता की जेब से निकलेगा और कहाँ पहुँच जाएगा, आरबीआई के पास, फ्रॉम द इकोनॉमी। एंड अगर वो बाइंग करती है अपनी सिक्योरिटी, तो इसका मतलब क्या होगा, ये प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। बाइंग करेगी तो क्या होगा, बाइंग करेगी तो भैया सिक्योरिटीज़ इनके पास और पैसा पब्लिक के पास। तो यही बातें हमें यहाँ पर ध्यान देने की है। तो लिखता है अगर आरबीआई सिक्योरिटी सेल कर रही है तो क्या होगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, लीड टू कैश रिजर्व हमारे कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा, फॉल्स इन मनी सप्लाई हो जाएगा और इन्फ्लेशन इज़ कंट्रोल, और आपका इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगा। तो यही चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी हिंट के साथ याद रखनी है ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। तीसरा आपका इंस्ट्रूमेंट आ जाता है रेपो रेट। रेपो रेट भी आपका ऑलमोस्ट वही चीज़ जो हम वहाँ पर बैंक रेट में पढ़ के आए हैं, यहाँ पर भी वही है, बट यहाँ पर थोड़ा सा रेपो रेट जो है आपके बैंक रेट का एडवांस्ड वर्जन है। वहाँ पर हम सिर्फ लोन दे रहे थे, वहाँ पर हमने कोई सिक्योरिटी की बात नहीं करी थी, यहाँ पर हम सिक्योरिटी की बात भी करेंगे। द रेट एट विच आरबीआई ऑफर्स शॉर्ट पीरियड लोन्स टू द कमर्शियल बैंक बाय बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पर समझनी है। वो कहता है कि आरबीआई लोन तो दे रहा है कमर्शियल बैंक को, लेकिन ऐसे नहीं दे रहा। वो कैसे दे रहा है लोन को, अब यहाँ पर इसे हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम इसे ध्यान से समझे तो कैसे होगा, सपोज करो यहाँ पर 2 यूनिट काम कर रही है। कौन कौन सी 2 यूनिट है, एक तो है आपका सेंट्रल बैंक, एक यूनिट तो होगी आपकी ये, और दूसरी यूनिट है आपकी आरबीआई, रिजर्व बैंक। देखो कमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत है, ये बात तो कन्फर्म होगी कि आरबीआई इन्हें लोन देगा, लेकिन अब की बार लोन जो है वो बिना गारंटी बिना सिक्योरिटी के नहीं देगा। वो क्या करेगा, यहाँ पर वो इनकी सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लेगा, वो इनकी सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लेगा। आरबीआई क्या कहेगा, भैया मैं आपकी सिक्योरिटी को परचेज कर रहा हूँ, सपोज करो 6 मंथ्स के लिए, ओके तो मैं आपको लोन दे रहा हूँ। तो आरबीआई क्या करेगा कि 6 महीने के खरीद ली, भैया 6 महीने बाद अपनी सिक्योरिटी ले जाना और मेरे पैसे वापस दे जाना। तो यहाँ पर भी वो यही बातें कहने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं इसको बात करूँ तो क्या लिखता है, सबसे पहले राइज इन द रेपो रेट, राइज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके बाद राइज इन द डिमांड फॉर क्रेडिट, फेल इन द मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल। तो सिंपल सा लॉजिक उसने लिखा कि बाइंग एंड सेलिंग इन द ओपन मार्केट, और वो कैसे होगा, इट इज़ रीपरचेज रेट। 2 बातें ध्यान से दोबारा फिर से समझे। क्या कह रहा है, आरबीआई लोन तो देगा, लेकिन इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज़ देनी पड़ेगी, और फ्यूचर डेट पे आपको उसे वापस खरीदना है। तो इसलिए हम रेपो रेट का नाम क्या दे रहे हैं, रेपो रेट, रीपरचेज रेट। तो रीपरचेज मतलब जो सिक्योरिटी, जिस रेट पर आप सिक्योरिटीज़ को वापस लोगे। अब वो कह रहा है अगर आपकी रेपो रेट बढ़ गई तो आपका फिर से खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया तो आपकी डिमांड फॉर क्रेडिट, आप लोन कम लोगे, लोन कम लोगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। रिवर्स रेपो, देखो नाम से ही पता लग रहा है रिवर्स रेपो के अंदर क्या होने वाला है, रिवर्स रेपो में इस चीज़ का रिवर्स होने वाला है, यानी कि इस बार आरबीआई को पैसों की ज़रूरत है, कमर्शियल बैंक उसे लोन देने वाला है। तो हम फिर से हम इसको लिख देते हैं, ये हमारा सेंट्रल बैंक हो गया, उसके बाद ये हमारा आरबीआई हो गया। इस बार रिवर्स रेपो के अंदर ध्यान से समझने वाली बात है, क्या होगा, आरबीआई को लोन की ज़रूरत है तो आरबीआई ने लोन ले लिया, लोन ले लिया, लेकिन लोन फिर कमर्शियल बैंक भी वही चीज़ फॉलो करेगा ना। तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से कहेगा भैया अपनी सिक्योरिटी मेरे पास रखवाओ। तो वो क्या करेगा, कमर्शियल बैंक परचेज कर लेगा आरबीआई से सिक्योरिटीज़ और बदले में उन्हें पैसा दे देगा, फिर से वही शॉर्ट टर्म के लिए से 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ्स के बाद कमर्शियल बैंक क्या कहेगा, भैया अपनी सिक्योरिटी को परचेज कर लेना वापस और हमारे पैसे वापस कर देना। तो यही चीज़ वो यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है। इट इज़ द रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, इट इज़ कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट, इट इज़ कॉल्ड रिवर्स रीपरचेज रेट। फिर से वही, फॉल इन द रिवर्स रेपो रेट, अगर रिवर्स रेपो रेट कम हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई को लोन देना
कम कर देंगे। इसका मतलब क्या, ये समझते हैं। सपोज करो आरबीआई पहले इनसे लोन ले रहा था 10% के ऊपर, लेकिन अब आरबीआई बोला भाई अपने को पैसे की जरूरत नहीं है, ज़्यादा आपको देना हो तो मुझे 6% के हिसाब से दे दो। 6% के हिसाब से 4% का लॉस हो गया, तो कमर्शियल बैंक कम से कम कोशिश करेगा कि वो आरबीआई को लोन दे। तो यही बात वो यहाँ कहने की कोशिश कर रहा है। तो मोर फंड्स आर यूज्ड बाय सीआरआर। तो वो क्या करेगा कि ज़्यादा फंड्स हमें नहीं चाहिए, और हमें नहीं चाहिए तो वो क्या करेगा, वो आपके जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई को ज़्यादा पैसा नहीं देंगे, इसके बदले वो लोगों को ज़्यादा पैसा देना प्रेफर करेंगे। और जैसे ही ज़्यादा पैसा लोगों को देंगे तो आपकी डिफ्लेशन ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फिफ्थ, कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो वो कहता है कि इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू केप्ट विद आरबीआई। अपने टोटल डिपॉजिट का वो हिस्सा जो हमें आरबीआई के पास रखना होता है, दैट इज सीआरआर। देखो कैश रिजर्व रेशो में रिजर्व नाम आ रहा है, रिजर्व नाम आ रहा है तो इसलिए ये पैसा हम रिजर्व बैंक के पास रखते हैं। इट इज़ फिक्स्ड बाय आरबीआई, ये रेट भी आरबीआई ही फिक्स करता है। इट इज़ वेरीड फ्रॉम टाइम टू टाइम, हम मार्केट को चेक करते हैं और टाइम टू टाइम इसको चेंजेस करते रहते हैं। सीआरआर बढ़ेगी तो ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम बचेगा, वो लोन कम दे पाएंगे और इससे आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, एसएलआर। ये वाला पैसा आपको लिक्विडिटी के रूप में, कैश के रूप में अपने पास रखना होता है। तो एवरी कमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन फिक्स परसेंटेज इन इट्स एसेट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स कॉल्ड एसएलआर। तो लिखता है कैश, गोल्ड और ये सब अप्रूव सिक्योरिटीज़ के रूप में आपको ये पैसा अपने बैंक में, अपनी ब्रांच में रखना होता है। इससे कम आप कभी भी कैश बैलेंस को नहीं जाने देते। फिर से वही बात, अगर आपकी एसएलआर बढ़ा देगा आरबीआई, ये भी आरबीआई डिसाइड करता है। अगर आरबीआई इसको बढ़ा देगा तो क्या समस्या हो जाएगी, आपको ज़्यादा पैसा लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा, इससे आप ज़्यादा लोन नहीं दे पाओगे, लोन नहीं दे पाओगे तो आपका इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरे आपके पास आ जाते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें, मैंने कहा था ना एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर ही फोकस करेगा। सबसे पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। मार्जिन ही इसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड है। वो कहते हैं कि मैं अगर लोन लेने जाऊं बैंक से तो बैंक 10 लाख रुपए की सिक्योरिटी रखवाता है और मुझे उससे कम लोन सैंक्शन करता है। ऐसे उसने मुझे 7 लाख रुपए का लोन सैंक्शन कर दिया। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ मार्जिन। तो लिखता है द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर लोन एंड वैल्यू ऑफ लोन गारंटीड। यानी मैं कितने रुपए की सिक्योरिटी रखी और उसके बाद बैंक वालों ने मुझे कितने रुपए का लोन दिया, दैट इज़ आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो लिखता है अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देंगे तो क्या होगा, फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट, फॉल इन सप्लाई ऑफ कमर्शियल बैंक, फॉल इन मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन इज कंट्रोल। अगर मैं इस डिफरेंस को बढ़ा दूंगा, अभी 7 लाख रुपए दे रहा हूँ, मैंने कहा भाई 10 लाख की सिक्योरिटी रखूंगा, 5 लाख रुपए दूंगा, तो इसका मतलब क्या है, मैं लोन महंगा कर दिया तो लोन लेने कोई आएगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी मुझे ध्यान रखनी पड़ती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट कोटास भी हम इसके साथ लिख सकते हैं और इसको समझने के लिए हम इसके साथ लिमिट भी लिख सकते हैं। लिमिट का मतलब क्या है वो समझिए। वो कहता है कि अगर सपोज करो मुझे जैसे सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी को मैं डेवलप करना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट क्या कभी इसके ऊपर लिमिट लगाएगी? कभी नहीं लगाएगी। लेकिन जैसे लीकर फैक्ट्री है, शराब की फैक्ट्री है, मैं उसे कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं शराब की फैक्ट्री अपने देश में ज़्यादा खुलने देना नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँगा, जब भी मुझसे कोई लोन लेने आएगा वो कहेगा जी सोलर प्लांट लगाना है, मैं कहूँगा जी फटाफट आपका लोन अप्रूव्ड। लेकिन कोई कहेगा जी लीकर की फैक्ट्री लगाना है, तो अगर 100 एप्लीकेशन मेरे पास आएंगी तो मैं 2-3 करूँगा, बाकी अप्रूव करूँगा, बाकी सारी रिजेक्ट कर दूंगा। तो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब कहता है रेफर टू द फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी। राशनिंग ऑफ क्रेडिट इज इंट्रोड्यूस व्हेन सप्लाई ऑफ क्रेडिट इज टू बी चेक्ड पर्टिकुलरली फॉर स्पेकुलेटर एक्टिविटी इन द economy. RBI fixed credit quotas for different business activity. Commercial bank cannot exceeds कोटा लिमिट वाइल एक्सीडिंग लोन। तो मैंने कहा कि लीकर फैक्ट्री का अगर 100 लोग आएंगे लेने तो सिर्फ 5 ही लोन अप्रूव करने हैं, तो वो बाकी 95 को रिजेक्ट कर देगी। तो अगर क्रेडिट कोटाज या राशनिंग बढ़ जाएगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी तो मनी सप्लाई कम और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी।
मोरल सुएशन या मोरल प्रेशर भी हम इसे कह सकते हैं। प्रेशर का मतलब उस पर दबाव डालना भी कहते हैं। तो कमर्शियल बैंक के ऊपर दबाव डाला जाता है कि जो भी गाइडलाइंस आपकी आरबीआई बनाता है वो सारी की सारी गाइडलाइंस आपको फॉलो करें। अगर आप फॉलो नहीं करोगे उन गाइडलाइंस को तो सबसे बड़ी समस्या क्या हो जाएगी, वो आपकी पेनल्टी लगा देगा या इवन आपका आरबीआई जो है वो लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। तो इट इज़ लाइक एडवाइस टू द गवर्नमेंट, भैया शराफत से समझ जाओ, नहीं समझोगे तो समझा देंगे वरना लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, काम आपका ख़त्म। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक की बात करें तो हम फटाफट थोड़ा सा डिफरेंस देख ही लेते हैं। तो क्या लिखता है इसके डिफरेंस में, सबसे पहले सेंट्रल बैंक अपेक्स बैंक है, मेन बैंक है, आपका कह सकते हो फादर बैंक है, सारी की सारी इकोनॉमी को बैंक को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। कमर्शियल बैंक इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट लोगों से पैसा लेता है और लोगों को पैसा देता है विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यही कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन भी है। उसके बाद इट इज़ ओन्ड एंड गवर्नड बाय द गवर्नमेंट, ये आपके गवर्नमेंट बैंक होते हैं। ये आपका गवर्नमेंट बैंक भी हो सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी हो सकते हैं, यानी यहाँ पर गवर्नमेंट भी मालिक हो सकती है इन बैंकों की और प्राइवेट सेक्टर भी। यह पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, इनका प्रॉफिट हमेशा मोटिव रहता है, ये हमेशा मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। इट डज़ नॉट ऑर्डिनरी बैंकिंग बिजनेस विद जनरल पब्लिक, ये जनरल पब्लिक से कनेक्ट नहीं होते। आरबीआई हमेशा एक ही होता है, उन्हें पब्लिक से डीलिंग नहीं करनी होती, लेकिन ऑर्डिनरी बैंक हमेशा पब्लिक से डीलिंग करता है। इट हैज़ सोल अथॉरिटी ऑफ प्रिंटिंग न्यू करेंसी, यहाँ पर नई करेंसी छापने की पावर है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट क्रिएट करने की पावर है। यहाँ पर उस पैसे को आप घुमा सकते हो लेकिन करेंसी को छाप नहीं सकते। ये गवर्नमेंट का बैंक है लेकिन ऐसी कोई पावर आपकी कमर्शियल बैंक के पास नहीं है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मनी मल्टीप्लायर, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके अंदर डिटेल समझने की ज़रूरत है। मनी मल्टीप्लायर अभी अभी मैंने कहा ना कि कमर्शियल बैंक जो है वो मनी छाप नहीं सकता लेकिन वो उसे घुमा सकता है। क्या कर सकता है? घुमा सकता है। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार वो पैसा घुमाएगा उतना ही उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो लिखते हैं क्रेडिट क्रिएशन रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ क्रिएट क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ एन इनिशियल डिपॉजिट गिवन एलआरआर। एलआरआर अभी अभी हमने पढ़ा कि सीआरआर और एसएलआर को जब हम टोटल कर देते हैं, यानी कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को जब हम टोटल कर देते हैं तो लीगल रिजर्व ये रेशो बन जाती है। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है कि क्रेडिट क्रिएशन ये कमर्शियल बैंक क्रिएट करता है, जितनी बार वो पैसा घुमाएगा उतना ही उसके पास क्रेडिट क्रिएट होता जाएगा, उतना ही हमारे देश के लिए फ़ायदा है। तो ये किस बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पर मान लेता हूँ कि मेरे पास 1000 रुपये मेरे बैंकिंग सिस्टम में जमा हुए और मैं रिज़र्व रेशो को मान लेता हूँ कि 20%, ऐसे 10% सीआरआर मान लो, 10% एसएलआर मान लो, 20% हो गया टोटल। तो इतना पैसा तो सपोज करो कमर्शियल बैंक को किसी को देना ही नहीं, इतना पैसा तो उनको कुछ पैसा आरबीआई और कुछ पैसा अपने पास तो रखना ही रखना है। तो लीगल रिजर्व रेशियो इज द फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट टू कीप कंपल्सरी इन द फॉर्म ऑफ कैश विद सेंट्रल बैंक और लिक्विड एसेट इन द फॉर्म ऑफ देमसेल्फ। तो या तो उनके अपने पास रखना या आरबीआई के पास, मतलब ये लोग ये 20% आप गवर्नमेंट को सॉरी आम पब्लिक को ये पैसा नहीं दे सकते, और नहीं दे सकते तो इसका मतलब इससे तो कोई क्रेडिट क्रिएट नहीं होगा। अगर ये पैसा घूमेगा ही नहीं तो क्रेडिट भी क्रिएट नहीं होगा। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं इससे आगे क्या हमने एजम्पशन ली। प्रिंसिपल क्या है कि सारी की सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होंगी इकोनॉमी में, कैश की अभी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। मतलब क्या है कि अगर मैं बैंक से पैसा निकालता हूं तो कहीं ना कहीं एक बैंक से पैसा निकालूंगा और दूसरे बैंक में वो चला जाएगा। जब ही हम कह रहे हैं कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक के थ्रू होंगी और सभी के सारे बैंकों को हम एक ही सिंगल बैंकिंग सिस्टम मान रहे हैं। मतलब अभी हम ये अजम्पशन ले रहे हैं। अजम्पशन का मतलब क्या है? सपोज करो कि हम मान रहे हैं कि एसबीआई और पीएनबी बैंक सारे एक ही बैंक है। एसबीआई से पैसे निकले और पीएनबी में चले गए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि पैसों का क्या हुआ। तो प्रोसेस क्या है अब उसे समझते हैं। सबसे पहले एक बंदा सपोज करो, मैंने कहा ना भी हम प्राइमरी डिपॉजिट को 1000 रुपये मान लेते हैं। 1000 रुपये मानने का मतलब है अगर मैं एक कस्टमर हूँ, मैं कैश लेकर बैंक में पहली बार जमा कराने गया तो बैंक रिसीव द कैश इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी डिपॉजिट। बैंक लेंड्स द मनी मैनी मोर टाइम देन द कैश रिजर्व। देखो 1000 रुपये आए हैं लेकिन बैंक उस 1000 रुपये को कई गुना घुमाएगा, कई गुना घुमाएगा, कई गुना घुमाएगा। कैसे कैसे देखें जरा। सपोज करो मैंने कहा सपोज करो
अभी अभी हमने कहा कि जो कस्टमर है वो पहली बार 1000 रुपये लेकर बैंक में जमा कराने गया, ठीक है, ₹1000 वो बैंक में जमा कराने गया। बैंक अभी अभी हमने कहा ना कि सारे के सारे पैसे ब्याज पर नहीं चढ़ा सकता, घुमा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसे 20% तो LRR के, CRR, SRR के उसको अपने पास रखने पड़ेंगे। तो यानी 200 रुपये तो उसको रखने पड़ेंगे और बाकी कितने बचे? 800 रुपये। 800 रुपये को वो क्या करेगा? कहीं ना कहीं किसी न किसी नए नए बंदे या बकरे को ढूंढेगा और उसको लोन पर चढ़ाने की कोशिश करेगा। अब जैसे ही हमने कहा कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है बैंक के थ्रू रूट होगी, अगर कोई बंदा ये 800 रुपये का लोन लेकर बैंक से पैसे निकलवा लेता है तो किसी न किसी दूसरे बैंक में जमा कराएगा। जैसे ही दूसरे बैंक में जमा कराएगा तो ये 800 रुपये फिर से बैंक में जमा हो गए। कैश जमा नहीं हुआ, कैश तो सिर्फ एक ही बार जमा हुआ था। डन मेरी बात? ये 800 रुपये दोबारा जमा हुए, इसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी डिपॉजिट। इसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी डिपॉजिट। तो सेकेंडरी डिपॉजिट में बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र है, बैंकिंग अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र है, लेकिन यहाँ पर कैश की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो यही बात हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिख रहा है मनी इज़ लेंट कमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। कभी भी बैंक जो है कैश की फॉर्म में आपको लोन नहीं देगा, बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री इन द अकाउंट ऑफ बोरोवर। वो सीधा एक अकाउंट से ट्रांसफ़र करेगा दूसरे अकाउंट में। दिस क्रेडिट एंट्री इज नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट। यहाँ पर कैश की कोई लेन देन नहीं हुआ, जिसे हम कहेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट। द बोरोवर कैन इशू चेक अगेंस्ट द क्रेडिट। मैंने कहा ना कि हम एक बैंक से पैसा निकलवा लें, भाई मैंने चेक काट दिया, SBI बैंक का था, SBI बैंक से मैंने लोन लिया, मैंने चेक काट दिया, भाई मेरे पैसे दे। कहीं ना कहीं उस चेक को बैंक में तो जमा कराना पड़ेगा ना, फिर से वो किसी दूसरे बैंक में जाएगा, लेकिन रहेगा तो वो हमारी इकोनॉमी में, मनी में ही। तो इसीलिए तो बैंक ने क्या किया? बैंक ने प्राइमरी डिपॉजिट जो कैश आया और जो सेकेंडरी उसने क्रिएट किया, इसे हम कहते हैं टोटल डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपल इन द कमर्शियल बैंक। यानी कि अब ध्यान देने वाली बात, ये 1000 रुपये भी किसी न किसी कस्टमर को देने हैं और यहाँ पर 800 रुपये भी किसी कस्टमर को देने हैं। ये प्रोसेस चलता रहेगा। देखो, फिर 800 रुपये का 20% यानी 160 रुपये हम रखेंगे और बाकी पैसा जो है वो ब्याज पर चढ़ा देंगे। इसे 640 रुपये अभी भी फ्री है, हम उसे फिर से कहीं ना कहीं ब्याज पर चढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। तो यही बात हम यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे थे। टोटल डिपॉजिट विद द बैंक इज़ मैनी मोर टाइम द कैश रिजर्व। देखो, अभी तक 1000 रुपये इकोनॉमी में कैश आया था, लेकिन बैंक अभी तक तकरीबन 1800 और 600 2400 रुपये की क्रेडिट क्रिएट कर चुका है। तो यहीं पर ये चीज़ें हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बाद देखते हैं, इफ़ एक्सपीरियंस शोज दैट विड्रॉल्स आर जनरली 20% ऑफ द डिमांड डिपॉजिट, द बैंक नॉट टू कीप 20% एज कैश। मुझे पता है कि भाई मेरी SLR वगैरह, CRR वगैरह मिलाकर 20% के आसपास रहती है, तो इतना तो मैं अपने पास रखूँगा ही। ऑल डिमांड डिपॉजिट सर्व एज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी जस्ट लाइक कैश। मेरे पास जो ये पैसा बैंकों में पड़ा है, चाहे वो नगद हो या ना हो, लेकिन ये मनी सप्लाई तो है, बैंक इसी को क्रिएट करे जा रहा है, तो इसी को हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट, ये सारा का सारा पैसा बैंक में पड़ा है, तो इसलिए हम इसे बैंक मनी भी कह सकते हैं। द मनी इज़ क्रिएटेड बाय द बैंक्स बिकॉज दिस इज सर्कुलेटेड इन द सिस्टम नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ चेक्स इशूड बाय द बैंक। तो ये कैश की फॉर्म में सर्कुलेट नहीं कर रहा, लेकिन ये आपका चेक की फॉर्म में सर्कुलेट कर रहा है। और चेक की फॉर्म में सर्कुलेट करे या कैसे भी करे, सर्कुलेट तो कर रहा है ना, घूम तो रहा है ना, और घूमेगा तो उतना ही क्रेडिट क्रिएट करेगा। यही बात मुझे इसके अंदर समझने की है। इसके बाद आपके पास आ जाता है, एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। से हमने 1000 रुपये जमा कराए, आपका LRR 20% है, तो 800 रुपये हम आगे ब्याज पर चढ़ा सकते हैं। फिर अगली बार वही 800 रुपये किसी न किसी बैंक में जाकर जमा हो गए, तो अब मैंने 800 रुपये फिर से लोन पर चढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो 1800 रुपये हो गए। ठीक, उसके बाद फिर से वही प्रोसेस देखो आपका चालू रहेगा। अगर मैं इस प्रोसेस को देखने की कोशिश करूं, तो मैंने क्या किया, दिस कंटिन्यूज इन ईच राउंड, द डिपॉजिट क्रिएशन इज़ द 80% ऑफ द प्रीवियस राउंड। तो वगैरह कि पिछली बार का 80% ही रहेगा। तो मैंने क्या लिखा, 1000 रुपये बैंक में जमा हुए, 200 रिजर्व में रख लिए, 800 का लोन दे दिया। अगली बार फिर से लोन दिया तो वो बैंक में आ गए, फिर से 20% रिजर्व के रख लिए, 640 का लोन दे दिया। 640 फिर से किसी न किसी बैंक में जमा हो गए तो 20% मैंने रिजर्व के काट लिए और 512 का लोन दे दिया। ये कब तक चलता रहेगा? कब तक चलता है? जब तक मेरे पास ये 1000 रुपये जो कैश थे ना, ये 1000 के 1000 रिजर्व में नहीं पहुंच जाते।
हज़ार के हज़ार मुझे रिजर्व में नहीं पहुंच जाते, तब तक ये प्रक्रिया चालू रहेगी। मैं लोन देता रहूँगा, रिजर्व काटता रहूँगा, लोन देता रहूँगा, रिजर्व काटता रहूँगा, लोन देता रहूँगा, और चलती रहेगी। अब मैं कितना क्रेडिट क्रिएट कर पाऊँगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, अब इस फॉर्मूले को देखो, ये आपका फॉर्मूला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आएगा। लिखता है हम कैसे क्रिएट करते हैं, 1/CRR हो, 1/SLR हो, 1/LRR हो, अल्टीमेट मुझे समझना क्या है वो समझो। 1/20% है, 20% लिमिट है। तो अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 100/20, यानी कि मैं जितने भी पैसे जमा कराऊंगा उसका 5 गुना, 5 टाइम्स मैं कर सकता हूँ। तो अगर मैंने 1000 रुपये जमा कराए थे, उसका 5 टाइम्स यानी 5 गुना कर सकता हूँ, तो मैं 5000 रुपये तक का क्रेडिट क्रिएट कर सकता हूँ। यानी कैश का 5 गुना क्रेडिट मैं क्रिएट कर सकता हूँ। यही है आपका क्रेडिट क्रिएशन। तो एक बार मैं थोड़ा सा ध्यान से समझ लूँगा, जो इसके अंदर कुछ भी आसान नहीं रहेगा। तो अगर मैं बात करूँ तो हमारी ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखी, कैश बैलेंस विद द कमर्शियल बैंक विच दे कैन यूज एज द क्वेश्चन मनी फॉर क्रिएशन क्रेडिट। तो जो भी पैसा कैश के रूप में बैंक के पास आता है और उसी की मदद से ही कमर्शियल बैंक आगे क्रेडिट क्रिएट करता है। हायर द कैश बैलेंस, जितना ज़्यादा कैश बैलेंस होगा उतना ही ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट, उतना ही ज़्यादा पैसा कमर्शियल बैंक घुमा पाएगा। लेकिन हायर द CRR, अगर CRR SLR ये ज़्यादा होगी तो बैंक को ज़्यादा पैसा होल्ड कर कर रखना पड़ेगा, वो पैसा सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, और सर्कुलेट नहीं कर पाएगा तो लोअर द कैपेसिटी ऑफ क्रिएट मनी। तो ये आपका इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।